नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए मकान बेचने का फैसला। सोमनाथ और उसकी पत्नी कमला की मृत्यु के बाद उनके दोस्त शशिकांत को एक सच का खुलासा करना था। एक ऐसा सच जिसे जानकर सोमनाथ के बेटे बहू पछतावे के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। मेरे बचपन का पक्का दोस्त सोमनाथ करीब 5 साल पहले मेरे खाली पड़े मकान में किराए पर रहने आया था। उसे गुजरे हुए 1 साल से ज्यादा हो गया। कल उसकी पत्नी कमला की 13वीं की रस्म पूरी हो गई। मैं उन दोनों की अनुपस्थिति में उनके घर जाते हुए अजीब सा महसूस कर रहा हूँ। मैं एक जरूरी काम से शाम को घर आऊंगा। सब लोग मुझे घर पर मिलना। सोमनाथ के बड़े बेटे राकेश को ऐसी सूचना मैंने सुबह फोन पर दे दी। जब मैं उनके घर पहुंचा तो राकेश की 4 वर्षीय बेटी शिखा मुझे देखते ही मुझसे लिपट गई। मैंने उसे चॉकलेट दी। मेरे गाल पर पप्पी देकर वह बाहर खेलने भाग गई। राकेश की पत्नी अलका मेरे लिए पानी का गिलास ले आई। राकेश का छोटा भाई रोहित अपनी पत्नी दिव्या के साथ कमरे में मौजूद था। सभी मेरे बोलने की प्रतीक्षा बेचैनी से करने लगे। पानी पीकर मैंने गला खखारा और गंभीर लहजे में उन सबसे पूछा, जो बातें मैं करने आया हूँ उनके बारे में कुछ अंदाजा लगा सकते हो तुम लोग? मैं कुछ देर चुप रहा मगर कोई कुछ नहीं बोला। फिर एक गहरी सांस छोड़कर मैंने ही आगे कहा, अतीत में कुछ बातें ऐसी घटी हैं कि जिन्हें तुम्हारे दिनवगत पिता और मेरे अलावा कोई नहीं जानता। कमला भाभी भी उनसे अनजान थी। मैं कुछ घटनाओं की याद तुम्हें दिलाता चलूं तो मेरी बात तुम सब बेहतर ढंग से समझ पाओगे। वे सभी बड़ी उत्सुकता से मेरे आगे बोलने का इंतजार करने लगे। मेरे अपने दिमाग में पुरानी यादें हलचल मचाने लगी थी। मैंने अलका को गंभीर लहजे में संबोधित किया। मैं अपनी बात 5 साल पहले के उस दिन से शुरू करता हूँ जिस दिन तुमने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। सोमनाथ ने अपनी सहायता के लिए उस दिन मुझे बुलाया था। अपने दोस्त का घबरा कर पीला पड़ा चेहरा मुझे आज भी याद है। वह आते ही मुझसे बोला था, मेरी बहू नींद की गोलियां खाकर बेहोश पड़ी है, मेरे साथ अस्पताल चलो शशिकांत। सोमनाथ के चेहरे पर उस दिन हवाइयां उड़ रही थी। मेरी जान पहचान का दायरा बहुत बड़ा है। अपने परिचित डॉक्टर सुशील के नर्सिंग होम में अलका को अपनी कार में मैं ही लेकर गया था। मेरे स्वरूप के कारण ही सोमनाथ और कमला भाभी पुलिस के झंझट से बचे थे। उस दिन माँ जी के साथ जो रात दिन मेरा झगड़ा रहता था उससे परेशान होकर मैंने वह मूर्खता की थी। अलका ने बेचैनी भरे अंदाज में सफाई दी, तुम सास बहू के झगड़े से पूरा घर परेशान था। तुमने आत्महत्या की कोशिश की तो सोमनाथ बुरी तरह डर भी गया। वह तुम्हें अलग करने को तैयार था पर उसके लिए राकेश राजी नहीं होता था। मेरे मन की उदासी धीरे धीरे बढ़ने लगी। मैं बड़ा बेटा होकर बूढ़े व बीमार माता पिता को कैसे छोड़कर अलग हो जाता। आवेश के कारण राकेश का चेहरा लाल हो उठा। मैंने आगे बोलना शुरू किया। डॉक्टर सुशील के नर्सिंग होम में एक दिन रुककर अलका मायके चली गई थी। उसके माता पिता और बड़े बड़े भाइयों ने सोमनाथ और कमला भाभी से खूब झगड़ा किया था। अगर हमारी बेटी को कुछ हो गया तो सबको जेल में चक्कियां पिसवा दूंगा। ऐसी धमकी अलका के पिता ने सरेआम दी थी सोमनाथ को। रोहित के साथ राकेश के सालों ने मारपीट भी की थी। अपने जीजा को भी कड़वी व चुभने वाली बातें कहने से वे नहीं चुके थे। ऊपर से अलका ने राकेश की सौगंध खाकर रोते हुए कहा था, मैं अपनी जान दे दूंगी पर तुम्हारी माँ के साथ उस घर में नहीं रहूंगी। नर्सिंग होम के सामने एक बाग था। वहाँ की एक बेंच पर सोमनाथ और मैं जा बैठे थे। उस दिन अपने दोस्त को किसी बच्चे की तरह बिलख बिलख कर रोते देख मेरी भी आंखें भर आई थी। रो रो कर सोमनाथ का मन कुछ हल्का हुआ तो हम दोनों समस्या का समाधान ढूंढने को देर तक माथापच्ची करते रहे थे।
कमला और अलका दोनों का अपनी अपनी जवानों पर नियंत्रण नहीं है। दोनों कड़वी और चुभती बातें करने में बहुत माहिर हैं। सोमनाथ ने समस्या का एक पहलू बयान किया था। उनके बीच टकराव का मुख्य कारण क्या है? मैंने चिंतित लहजे में पूछा था। कमला खुद को घर की मालकिन समझती है। वह अलका पर हुक्म चलाना अपना अधिकार मानती है। दूसरी तरफ अलका ने उससे दबने से साफ इनकार कर दिया है। किसी तरह की रोक टोक से उसे गुस्सा आ जाता है। और अब तो अलका ने भविष्य में कमला भाभी के साथ न रहने की सौगंध भी खा ली है। मैं बोला, और राकेश हम दोनों से दूर रहने को तैयार नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता कि इस समस्या का समाधान कैसे होगा। पूछते हुए सोमनाथ की आंखें फिर से भर आई थी। मैंने गहरे सोच विचार के बाद अपने दोस्त को समस्या हल करने का रास्ता सुझा दिया था। क्योंकि अलका अलग रहना चाहती है, इसलिए तुम राकेश को अलग होने को मजबूर कर दो। दूसरी तरफ अलका और भाभी के घर की मालकिन होने के घमंड को तोड़ने के लिए तुम मकान को ही बेच डालो। मेरा यह सुझाव सुनकर सोमनाथ बुरी तरह चौंका था। ऐसा करने से क्या समस्या हल हो जाएगी? बिल्कुल। कैसे? मैं तुम्हें समझाता हूँ। अपनी बात सोमनाथ को कहने समझाने में मुझे पूरे 2 घंटे लगे थे। मेरा दोस्त मेरे कहे पर पूरी ईमानदारी से चला। अलका द्वारा आत्महत्या के प्रयास को बहाना बनाकर उन्होंने राकेश पर घर छोड़ देने का जबरदस्त दबाव बनाया था। मकान बेचने का फैसला भी उन्होंने सबको सुना दिया था। तंग आकर राकेश अपना सामान ससुराल में ले गया। बाप बेटे के बीच बातचीत बंद हो गई थी। रोहित हॉस्टल में चला गया। सोमनाथ कमला भाभी को लेकर गांव चला गया। कुछ दिन बाद उन्होंने अपना घर खाली कर दिया। महीने भर के अंदर उस मकान में नए लोग आ गए। तुम्हें याद होगा, मकान के बिकने की खबर तुम दोनों तक मैंने ही पहुंचाई थी। मकान बिकने के बाद तुम अपने ससुराल में रहने को मजबूर हो गए थे। राकेश, कितने दिन रुके थे तुम वहां? मैंने सामने बैठे राकेश से पूछा। करीब 2 महीने, राकेश ने बेचैन लहजे में जवाब दिया। वहां तुम बहुत मजबूरी में रहे। किराए पर मकान लेकर अच्छी तरह रहना तुम्हारी सीमित आय में संभव नहीं था। इस चक्कर में तुम्हारे संबंध अपने ससुराल वालों से भी बिगड़ गए थे ना? मेरे पिताजी के घर में इतनी जगह नहीं थी जो बेटी दामाद को जिंदगी भर आराम से रख लेते। अपने मायके का पक्ष लेकर अलका तुनकी। उसकी बात को अनसुना कर मैंने आगे कहा, अपने इस मकान में किराएदार के रूप में आकर रहने का प्रस्ताव मैं ही तुम्हारे पास लेकर गया था। क्या यह याद है तुम्हें? बिल्कुल याद है। आपके कारण ही हम सब लोग फिर से एक साथ रहने की स्थिति में आए थे। राकेश ने कृतज्ञता दर्शाई। तो फिर मेरी शर्त भी तुम्हें याद होगी। आप चाहते थे कि माँ और पिताजी को भी हम साथ रखें। अपने दोस्त के हित को ध्यान में रखकर आपने किराए में पूरे 2000 रुपए कम करके मुझे आर्थिक संकट में फंसने से भी बचा लिया था। राकेश भावुक हो उठा। कमला भाभी भी तब तक गांव की जिंदगी से बुरी तरह ऊब कर लौटने की इच्छुक थी। मेरा मकान किराए पर लेकर तुमने सबके एक साथ रहने का रास्ता खोल दिया था। हर महीने 3000 रुपए निकालना मेरे लिए कठिन था और आज भी है। अब माँ और पिताजी दोनों नहीं रहे हैं। आप किराया बढ़ाने की बात करने आए हैं क्या? राकेश चिंतित हो उठा। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, किराए के बारे में बातें हम बाद में कर लेंगे। पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। पूछिए। तुम नहीं, अलका जवाब देगी। मैं अलका की ओर मुखातिब हुआ और पूछा, इस घर में आकर तुमने कभी आत्महत्या करने की कोशिश क्यों नहीं की? यहाँ तो तुम अपने सास ससुर के साथ रहती थी। कुछ देर सोचने के बाद अलका बोली, अंकल, यहाँ आकर माँ जी ने मेरे पीछे पड़ना कम कर दिया था।
उनमें आए बदलाव का कारण बता सकती हो तुम? शायद यही कि पहले मैं उनके घर में रहती थी और यहाँ वह अपने बेटे के घर में रह रही थी। मेरे दोस्त को तुम सास बहू दोनों को शांति के साथ एक साथ रहते देखकर बड़ी खुशी हुई थी। मरते वक्त वह इस चिंता से मुक्त था कि कहीं परिवार टूटकर बिखर न जाए। अचानक ही मेरा गला भर आया तो कमरे का माहौल गमगीन हो उठा। मैंने थोड़ा रुक कर आगे कहना शुरू किया। कमला भाभी और तुम दोनों ही बदली थी। सास बहू बेटे को घर से निकल जाने की धमकी नहीं दे पाती थी, जबकि तुम्हारे लिए सास ससुर के साथ रहना जरूरी था अलका। नहीं तो किराए में मेरी तरफ से मिलने वाली 2000 रुपए की रियायत जाती रहती। सोमनाथ और मैंने मिलकर जो योजना बनाई थी उसमें हमें आशातीत सफलता मिली थी। वहां बैठे सभी जन मेरी तरफ जिज्ञासा भरी नजरों से देखने लगे। अब मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताने जा रहा हूँ। मैंने अपनी आवाज धीमी की। तुम लोगों को सोमनाथ ने बताया था कि उसने मकान बेच दिया था। उसके बेचने से मिले 15 लाख रुपए सट्टे के चक्कर में डूब गए। यह जानकारी भी बाद में उसी ने तुम सबको दी थी। यह दोनों बातें सच नहीं थी। तब सच क्या है? रोहित ने आगे झुककर चौंकते हुए तनाव भरे लहजे में पूछा। सच तो यह है कि सोमनाथ ने कभी अपना मकान बेचा ही नहीं था। लेकिन अंकल, तब से उस मकान में जो लोग रह रहे हैं वे क्या किराएदार हैं? रोहित बोला। उसके साथ साथ सभी हैरान नजर आ रहे थे। किराएदार है वे जरूर, पर मेरे किराएदार हैं। उनसे किराया मैं वसूल करता हूँ हर महीने। पर आप किराया कैसे वसूल कर सकते हैं उस मकान का जिसे पिताजी ने आपको कभी बेचा ही नहीं था? मेरे मकान में तुम सब रह रहे हो, इसीलिए मैं उस मकान का किराया लेता आ रहा हूँ। फिर इस मकान का किराया हर महीने हमसे भी क्यों लेते हैं आप? राकेश बोला। उन सब की आंखों में राकेश द्वारा पूछे गए इस सवाल की झलक मैं साफ देख रहा था। अपने बैग में से बैंक की एक पासबुक निकालकर मैंने राकेश को पकड़ाई और भावुक स्वर में बोला। पिछले 5 सालों से जो भी किराया मैंने तुमसे लिया है वह सब शिखा के नाम से बैंक में जमा हो रहा है। ऐसा करने का निर्णय तुम्हारे पिता का था मेरे बच्चों। एक एक करके उस पासबुक को सबने पढ़ा। अचानक ही अलका फपक फपक कर रो पड़ी तो हम सब बुरी तरह चौंके। दिव्या अपनी जेठानी को चुप कराने लगी। मैंने देखा राकेश और रोहित की पलकें भी नम हो उठी थी। मेरी अपनी आंखों से आंसू की बूंदें लुढ़क कर गालों पर आ गई थी। मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत स्वार्थी हूँ। बाबूजी को कितना प्यार था हम सबसे, हमारे हित में कितना कुछ कर गए वह, और मैं बददिमाग उनकी ठीक से सेवा भी नहीं कर सकी। रूंधे गले से गुजरे वक्त को याद करती अलका खुद को लगातार कोसे जा रही थी। सोमनाथ व कमला भाभी के मरने पर वह औपचारिक ढंग से रोई थी, लेकिन इस वक्त उसकी आंखों से दुख व पश्चाताप के असली आंसू बह रहे थे। कुछ देर रो लेने के बाद वह सिर झुकाकर बेहद उदास सी खामोश बैठ गई। अलका, मेरी बातें ध्यान से सुनो। मैंने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। तुमने कभी राकेश की कसम खाई थी कि तुम कमला भाभी के साथ अपने सास ससुर के घर में नहीं रहोगी। अब वह नहीं रही है। तुम अगले महीने उस घर में लौट सकती हो, क्योंकि किराएदार इस महीने के अंत में वहां से चले जाएंगे। कमला भाभी की जगह अब तुम अपने परिवार की बड़ी बन गई हो और राकेश ने सोमनाथ की जगह ले ली है। अब घर को जोड़कर रखना तुम दोनों की जिम्मेदारी होगी। कोई काम ऐसा न करना जिससे तुम्हारे सास ससुर की। कहते कहते मेरा गला रूंध गया। राकेश उठकर मेरी छाती से आ लगा और भावुक लहजे में बोला, शशिकांत अंकल,
आपके कारण हम सबको माँ और पिताजी की कमी कम खलेगी। आप अपना आशीर्वाद भरा हाथ सदा हमारे सिर पर रखना। रोहित को इशारे से अपने पास बुलाकर मैंने उसे भी छाती से लगाया। अलका और दिव्या ने आगे आकर मेरे पांव छुए और आशीर्वाद पाया। तभी शिखा बाहर से भागती हुई आई और मेरी गोद में चढ़ गई। मेरे दोस्त सोमनाथ और कमला भाभी की तस्वीर सामने दीवार पर टंगी थी। मुझे लगा अपने परिवार को यूं इकट्ठा व प्यार और अपनेपन से भरा देखकर वह दोनों बड़े संतुष्ट भाव से मुस्कुराने लगे थे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।